हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पॉलिटी के अंदर हमने फंडामेंटल राइट्स पूरे किए थे और आज हमारे पास क्या है डीपीएसपी है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये हमारा भाग 4 स्टार्ट हो चुका है और इसमें जो आर्टिकल हैं वो हमारे 36 से लगाकर 51 तक आते हैं। और अगर हम बात करें तो हमारे पास जो डीपीएसपी हैं ये हमारे नॉट बाउंडेड, ये बाध्यकारी नहीं है, नॉट बाउंडेड और नॉट जस्टिएबल, और ये बाध्य योग भी नहीं है। ठीक है ना, जो बातें मैं लिखवाता हूँ आप इनको लिखते चलेंगे। ये बाउंडेड भी नहीं है और ये क्या है जस्टिएबल भी नहीं है। ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है ना, इनका सोर्स क्या है? आयरलैंड है। चलो पढ़ते हैं। तो इनका बेसिकली अब ये बाउंडेड नहीं है तो ये सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है उसको लागू करे या ना करे। इनका जो बेसिक उद्देश्य था, एम क्या था इनका? एम था टू एबोलिश ए सोशल एंड इकोनॉमिकल, है ना, डेमोक्रेसी टू मेक ए वेलफेयर स्टेट, कि किसी भी राज्य को एक बहुत बढ़िया आर्थिक रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से मजबूत राज्य बनाना था। ठीक है ना, इसका मेन उद्देश्य ये था डीपीएसपी लाने का। चलेंगे आर्टिकल 36, राज्य की परिभाषा दी गई है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 37 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन ए कोर्ट, यानी कि इसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये राज्य की मर्जी के ऊपर बात है, वो चाहे तो इसको चला सकता है, बना सकता है, लागू कर सकता है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इसको, यानी कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती 37 के अनुसार। चलेंगे, इसमें 3 तरह की आपकी कैटेगरी बांटी गई है। एक तो सोशल सोशलिस्ट प्रिंसिपल, एक आपका लिबरल और एक आपका गांधीवादी सिद्धांत, ये इसी के अंदर आते हैं। चलिए आगे देखेंगे। सोशलिस्ट में देखेंगे आर्टिकल नंबर 38 का एक कहता है टू रन पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर सिटीजन्स, कि हम अपने नागरिकों के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रोग्राम्स हम चलाएंगे। और आर्टिकल का 38 का 2 पार्ट कहता है टू मिनिमाइज द इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम, कि हम आय की असमानता को क्या करेंगे? कम करेंगे। चलेंगे आगे 38 के बाद आर्टिकल नंबर 39 की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। लिखा हुआ है इट डिफाइंस द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए स्टेट, कि राज्य की एक सामाजिक जिम्मेदारियों को बताता है। टू प्रोवाइड प्रॉपर रिसोर्स ऑफ लाइवहुड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, कि आदमी और औरत के लिए, पुरुष और महिलाओं के लिए ये समान रूप से आजीविका का साधन है, उस पर समान रूप से सबका अधिकार है। चलेंगे आगे। ये इंपॉर्टेंट है, टू पे इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क टू बोथ मैन एंड वुमेन, कि आदमी और औरत को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, वो आर्टिकल 39 ही बताता है। टू प्रोवाइड द पब्लिक फैसिलिटीज एंड प्रॉपर्टी टू द सिटीजन, ये हमारे काम की बात नहीं है। आर्टिकल 39A इंपॉर्टेंट है हमारा, जहाँ पर ये लिखा जाता है टू प्रोवाइड द लीगल जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड टू द सिटीजन, कि हर एक नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। ये 39A बाद में जोड़ा गया था कि हर एक सिटीजन को क्या करा जाएगा? निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। और ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इंपॉर्टेंट मार्क करने वाली बात है ये बहुत एग्जाम में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। चलेंगे आगे। आर्टिकल 42 टू प्रोवाइड जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस टू वर्क, कि आदमी को काम करने के लिए जो भी कंडीशंस होंगी, स्थितियाँ होंगी, वो सरकार प्रदान कराएगी। 43 का ए क्या लिखा हुआ है? टू एंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, की जितनी भी हमारे पास औद्योगिक चीज़ होंगी उसमें इंसानों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। F43A में लिखा हुआ है। और जो आपका मनरेगा वाली बातें हैं वो भी इसी के अंदर आती है, 43A के अंदर आती है। चलेंगे आगे। ये गांधी के कुछ थे जो आर्टिकल मैंने 40 से बांटे। इसने कहा था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 में लिखा है ग्राम पंचायत का गठन। इसके बाद लिखा आर्टिकल 43 टू एंश्योर द कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। और आर्टिकल 43B में क्या लिखा हुआ है? टू एस्टेब्लिश कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों का गठन लिखा है, ठीक है ना। हालांकि हमने जोड़ भी दिया था 93वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। उसके बाद लिखा है आर्टिकल 46 टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिकल ऑफ एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ SC एंड ST, SC और ST के लिए आर्थिक और जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनके हितों का संरक्षण करना। 47 की बात करेंगे टू प्रोहिबिट फूड एंड लिक्विड आइटम्स विच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। 47 ये कहता है हम ऐसे जो दारू वगैरह हैं, मतलब जो भी ये मद पदार्थ हैं, इनका सेवन जो शरीर के लिए हानिकारक है उसका राज्य बंद कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है राज्य तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यूज से कमाते हैं, ठीक है ना। लिखी हुई बातें कुछ और होती हैं और ग्राउंड में बातें कुछ और होती हैं। आर्टिकल 48 टू प्रोहिबिटेड काउ शेल्टर्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर स्पीसीज, गाँव जो गायें होती है उसको मारने पर प्रतिबंध वगैरह, ऐसा कुछ लिखा हुआ है 48 में। चलेंगे आगे।
44 इंपॉर्टेंट है, टू अप्लाई यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछा जाता है, समान सिविल संहिता कहाँ पर है, आर्टिकल 44 में। 45 में क्या कहता है कि भाई सबको कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को 6 साल तक के लिए, जिसको आप प्राथमिक शिक्षा बोलते हो। 48 बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे लिखा हुआ है टू डेवलप एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि जो पर्यावरण है, जो आपका पशुपालन है, उसमें आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, 48 में लिखा हुआ है। 48 से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एनवायरमेंट की बात करता है, टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना, पर्यावरण की रक्षा करना। ये 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 49 की बात करेंगे, टू प्रोटेक्ट द नेशन मोन्यूमेंट्स, जो आपकी राष्ट्रीय स्मारकें हैं उनको आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। आर्टिकल 50, टू सेपरेट द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जो आपकी विधायिका है, न्यायपालिका है, उन दोनों की शक्तियों का बंटवारा। और आर्टिकल 51 क्या है आपका, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, की अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाना, ये आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 36 से लगाकर 51 तक हमारे क्या होते हैं, फंडामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमने आयरलैंड से लिया था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों तक बनाइए। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, मौलिक कर्तव्य, जो 4A में था। ये हमारे आर्टिकल 51A में है। ये हमने कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए हैं। जब हमारा संविधान बना था हमारे पास फंडामेंटल राइट कितने थे, 10 थे, लेकिन आज हमारे पास फंडामेंटल राइट कितने हैं, 11। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और हाँ, ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे लिया था। स्वर्ण सिंह समिति कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमने इसको ऐड किया था। क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, चलेंगे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने इसको ऐड किया। आर्टिकल 51A में हमारे पास कितनी ड्यूटीज थी, 10 ड्यूटीज थी, चलेंगे। पहले क्या थी, अवॉइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू रेस्पेक्ट इट्स आइडल इंस्ट्रूमेंट्स, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, यानी कि अपने राष्ट्रीय झंडे का, अपने राष्ट्रीय गीत का, अपने राष्ट्र ज्ञान का आपको सम्मान करना चाहिए। कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, आपको फॉलो करना चाहिए जो हमारे नोबल आइडियाज़ हैं दैट इंस्पायर द नेशन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आसान भाषा में, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, वे हमारे आइडल होनी चाहिए। नंबर 3, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की आपको संप्रभुता, एकता और अखंडता को क्या करना चाहिए, बांध के रखना चाहिए। फिर क्या कहता है, डिफेंड द कंट्री एंड रिडरनेशन सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अच्छा, क्या कह रहा है, भारत में ऐसी राष्ट्रीय सेवाओं का निर्माण करना चाहिए, जब उनकी जरूरत पड़े, उनको बुलाया जाए तो वे तुरंत आ जाए, जिसमें ये NCC और स्काउट वगैरह की बातें करते हैं। चलेंगे आगे। फिर क्या था, ऐसे प्रमोट हार्मनी ऑफ द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, हमें अपने सब में भाईचारे की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, ठीक है ना। भाईचारा, समाज में भाईचारा होना चाहिए ताकि हम एकजुट रह सकें। फिर क्या लिखा हुआ है कि जो भी हमारे पास हेरिटेज है, जो हमारे पास संपत्तियां हैं, जो हमारे पास मोन्यूमेंट्स हैं, उनकी वैल्यू को हमको समझना चाहिए और उनको बढ़ाना चाहिए। फिर क्या लिखा हुआ है, नंबर 7, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट। जितने भी हमारे पास ये वृक्ष हैं, जंगल हैं, नदियां हैं, इन सबको हमको संभाल के रखना चाहिए, इनकी हमको रक्षा करनी चाहिए। ये हमारी सोसाइटी इनको गंदा ना करे, है ना। फिर वरना मोदी जी की तरह आपको आके गंगा को साफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इनको पहले ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे लंदन में जाएंगे, वहाँ की नदियाँ देखिए, जर्मनी की आप नदियाँ देखिए, क्योंकि वे हम वहाँ पर अपनी ड्यूटी समझते हैं, हम लोग ड्यूटी नहीं समझते, इसलिए हम उनको गंदा करते रहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फैक्ट्री के गंदे नाले नदियों में डाल दिए गए। कितनी अच्छी अच्छी नदियाँ हमारे यहाँ पे हुआ करती थी, जो ऋषि काल के मुनियों से देखते हुए आप चलेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी नदियाँ हमारे पास थी। फिर क्या लिखा हुआ है, जो हमारे पास साइंटिफिक है, जो हमारे पास साइंस है, उसको हमको बढ़ाना चाहिए। फिर हमारे पास क्या है, जो हमारे पास पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको हमको क्या करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। जैसे हमारी ट्रेन है, रोडवेज, बसें हैं, जो भी कुछ हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास कितनी ड्यूटियाँ हैं, 10 ड्यूटी होती हैं। और फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से क्या जोड़ा गया, एक 11वां फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ दी गई, टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू द चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या कराई जाएगी, आपको शिक्षा दी जाएगी। तो अब हमारे पास कितने हो गए हैं, 11 हो गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने पार्ट 4 पूरा किया है, 4A पूरा किया है। और नेक्स्ट अब हमारा सेशन चलेगा, वो चलेगा हमारा किसके लिए बेटा, वो चलेगा प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। अब मुझे एक बात बताइएगा आप कमेंट में, अब यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स, उनको करा दिया जाए, या जो पार्ट 5 है यूनियन, उसको शुरू कर दिया जाए, मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद ही हम नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।
कितनी मिनट